नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज का जो सेशन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेशन है। डेली करंट अफेयर्स में आज एक और करंट अफेयर के टॉपिक को हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे क्या है टॉपिक, क्या वो न्यूज़ का मतलब है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टॉपिक ऑफ द डे है लेटेस्ट एफडीआई डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जारी कर दिया है। इंडियन इकोनॉमी की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स जैसे एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि कितना आया, किस देश से हाईएस्ट आया, ठीक है, किस सेक्टर में हाईएस्ट गया। ये सारी बातें हैं एफडीआई को लेकर। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन इकोनॉमी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप सभी जानते हैं एफडीआई का मतलब क्या होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो जीएस पेपर 3 में इसका रेलेवेंस सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। ये वो न्यूज़ क्लिप है द हिंदू के पेपर में आज आई थी ये आर्टिकल, तो सोचा कि उन्हें आपके साथ साझा किया जाए इसे। एफडीआई फ्लोज क्रॉस्ड $81 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 21। आंकड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि इकोनॉमी में डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट रोज 19% टू $60 बिलियन, सॉफ्टवेयर टॉप द चार्ट विथ 44% शेयर। समझते हैं पूरे उस मतलब आर्टिकल को इतने बिंदुओं में मैंने समराइज कर दिया है आप लोगों के लिए, तो एक एक करके देख लेते हैं फटाफट एग्जाम के हिसाब से। फिर थोड़ी बात कर लेंगे कि एफडीआई होता क्या है। तो इसको देखने से पहले आई थिंक ज़रूरी रहेगा, बेहतर रहेगा कि हम पहले एफडीआई समझ लें कि एफडीआई है क्या, क्योंकि आप में से लोग जितने लोग नए हैं जो नई नई चीज़ें देख रहे हैं तो शायद हो सके कि आपको वो कन्फ्यूज़न हो। तो मैं थोड़ा सा समय लेके आपको समझा देता हूँ। देखिए, एफडीआई का मतलब है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। एफडीआई का मतलब क्या है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है जो फॉरेनर है, ठीक है, और मेरी एक कंपनी है भारत में, मेरी कंपनी यानी मैं चला रहा हूँ, इंडियन कंपनी है, और मेरा एक दोस्त है, नाम ले लेते हैं, सपोज उसका नाम है विलियम। ठीक, तो विलियम नाम का मेरा एक फ्रेंड है, यूके बेस्ड है। वो चाहता है भारत में आके इन्वेस्टमेंट करना, भारत में आके निवेश करना। अब उसके पास क्या क्या ऑप्शंस है, ध्यान रखिए। सबसे पहला, मेरा दोस्त है, मेरी अपनी खुद की एक कंपनी है, तो उसके पास कुछ कुछ चांसेस हैं कि वो मेरे कंपनी में पार्टनरशिप ले ले। अब इस पार्टनरशिप में दो मायने हैं, या तो वो 49% का मेंबर बने, 51 का मैं रहूं, या फिर वो 74% का मेंबर बने यानी मेजर स्टेक उसके पास है, मेजर स्टेक होल्डरशिप, और 26% मेरे पास रहे। पहला तो ये हो गया। दूसरा, वो चाहता है कंप्लीटली टेक ओवर करना, कि मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी को पूरा उसने खरीद लिया 100%। ठीक। तीसरा, वो चाहता है कि यार तेरी कंपनी से काम नहीं चलेगा, तेरी कंपनी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपनी खुद की एक न्यू कंपनी यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, न्यू फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, उस तरीके से कुछ निवेश पूंजी कैपिटल की जरूरत तो पड़ेगी। तो ये तीन रास्ते हैं उसके पास करने के लिए एफडीआई के जरिए। अब एफडीआई में क्या होता है? एफडीआई में दो रूट होते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने के मैंने तीन मेथड आपको बता दिए। क्या क्या? कि पार्टनरशिप कर सकता है 49% का या 74% का। 74% का करेगा तो ऑब्वियस सी बात है मेजर स्टेक होल्डरशिप उसके पास रहेगी, कंप्लीटली 100% टेक ओवर कर गई। तीसरा, न्यू कंपनी ही या न्यू फैक्ट्री ही स्टैब्लिश करना चाहता है, कोई पुरानी कंपनी में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है या उस पर्टिकुलर सेक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो एक नए सेक्टर में वो जो है भारत के अंदर में निवेश करना चाहता है। अब ये जो एफडीआई के दो रूट होते हैं, ठीक है, आप रेडी हो गए, विलियम ने मन बना लिया भाई इंडिया चलना है, इंडिया में जाके पैसा लगाना है, सेफेस्ट जगह है, पैसा डबल होगा, मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया ग्रो करेगा। अब इसके दो रास्ते हैं जो भारत सरकार तय करती है। सबसे पहला है ऑटोमेटिक रूट। कौन सा रूट? ऑटोमेटिक रूट। दूसरा है अप्रूवल रूट। अब देखिए, चीजों को आसान बनाने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इजी करने के लिए सरकार ने कुछ कुछ रियायत दी हुई है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है। उस फ्लेक्सिबिलिटी का नाम है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में क्या होगा कि अगर वो 49% तक इन्वेस्ट करता है मेरी कंपनी में, ठीक, मैं उसका फ्रेंड हूँ, मेरी कंपनी में अगर वो 49% तक इन्वेस्ट करता है तो वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आएगा। इसमें क्या होगा? इसमें ना तो उसे किसी सरकार से परमिशन लेनी है, ना किसी दूसरी इंस्टीट्यूशन लाइक आरबीआई इन सब से परमिशन लेनी है, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक। हालांकि जो फेमा है, फेमा 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये पहले कहता था
कि यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ये पहले कहता था कि भाई परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन बाद में फिर इसने खारिज किया कि परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप निवेश कर लीजिए, उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन दे देना आप हमें, फॉर्मेट बना के पूरा कितना कितना क्या इन्वेस्टमेंट किया, तो आरबीआई को एक सिंपल सा अपना फॉर्मेट दे देना कि भैया इतना इतना पूंजी इस चीज में लगा के दे दिया है, बस। बाकी वैसे कोई प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये फेमा 1999 कहता है, उससे पहले जरूरत थी, 1991 से पहले तो भगा ही देते थे। उसके बाद मतलब 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए ना, तो फेमा ये है, ध्यान रखना है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये तो हुआ ऑटोमेटिक रूट। अब अगर आपको 49% से ऊपर जाके इन्वेस्टमेंट करनी है, तो 74% या 100%, तो इसमें दिक्कत है। इसमें दिक्कत यह है कि अब आपको ऑटोमेटिक रूट के थ्रू नहीं आना है, अब आप आओगे अप्रूवल रूट के थ्रू। अब अप्रूवल रूट क्या है, देखिए अप्रूवल रूट क्या था, 2016 तक 2016 तक भारत में एक बोर्ड हुआ करता था, एफआईपीबी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। इसको 2016 में मतलब स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने इसको खारिज किया, बोला कि कोई फायदा नहीं है इसका, हटा दीजिए, क्योंकि ये बोर्ड क्या करता था, ये अप्रूवल देता था। जैसे विलियम आया भारत के अंदर में, तो विलियम अब एफआईपीबी के पास जाएगा, बोलेगा कि ये राहुल की कंपनी है, इसमें 74% मुझे इन्वेस्ट करना है या 100% पूरा टेक ओवर करना है, तो आप अप्रूवल दे दीजिए। तो पहले ये बोर्ड देखता था, तो अरुण जेटली जी बोला इसका कोई फायदा नहीं है, कंसर्न मिनिस्ट्रीज के पास भेज दीजिए। कंसर्न मिनिस्ट्रीज का मतलब क्या है, जैसे अगर उसे टेक्सटाइल सेक्टर में करना है तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में चला जाए, अगर उसे मतलब मान लीजिए कि पेट्रोल में करना है तो ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री के पास चला जाए। तो अब क्या है कि कंसर्न मिनिस्ट्रीज ही अप्रूवल दे देती है, ये कोई बोर्ड का बीच में चक्कर नहीं है, इसको हटा दिया गया है, ध्यान रखना, एफआईपीबी को हटा दिया गया है। इस पे सवाल भी आ चुका है प्रीलिम्स के अंदर में, तो ये काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है एफडीआई के दो रूट, ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट आते हैं, बहुत सभी जगह से आते हैं, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, अब ये सारे बिंदु आपको समझ में आएंगे, ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट सब समझ में आ जाएगा। एफडीआई फ्लोज इनटू इंडिया टच अ रिकॉर्ड ऑफ $81.72 बिलियन, 10% की ग्रोथ हुई है इन कंपैरिजन टू 2020, यानी अगर 10% इसका निकाले तो लगभग 74 बिलियन या 73 बिलियन जो है 2020 में रहा होगा। फाइनेंशियल ईयर 21 में अगर ये इतना हो गया है, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। सिंगापुर emerged as a top investor accounting for 29% FDI, followed by USA at 23% and Mauritius at 9%। तो इस फिस्कल में टॉप इन्वेस्टर कौन रहा, सिंगापुर, कितना 29% FDI, मतलब उसने इन्वेस्ट किया, टोटल जो FDI आया उसका 29% सिंगापुर की तरफ से आया है। यूएसए ने 23, मॉरिशियस ने 9, क्रम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट की बात करें तो सऊदी अरेबिया जो है वो टॉप इन्वेस्टर निकल के आता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग द, सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा जिसने इन्वेस्टमेंट की है सऊदी अरेबिया है, टॉप 10 कंट्रीज में इसका नाम आता है। स्टेट्स में अगर बात करें तो गुजरात के पास सबसे हाईएस्ट एफडीआई गया है, कितना गया है 37%, यानी मोर देन 1/3 गुजरात के पास ही गया है ऑफ टोटल इक्विटी इनफ्लोज। महाराष्ट्र और कर्नाटक दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे विद 27% एंड 13%। अब अगर किस सेक्टर में क्या गया, क्योंकि देखिए क्या है कि एफडीआई करना है, वापस चलते हैं विलियम दोस्त के पास। अगर एफडीआई करना है तो इसके पास क्या है कि सबसे पहला सरकार से अगर ये अप्रूवल लेगा तो सरकार पूछेगी अच्छा भैया किस सेक्टर में जाओगे, कहाँ पैसा लगाना चाह रहे हो और कितना परसेंटेज लगाओगे, ये दो सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, ये दो सवाल पूछी जाती हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेगमेंट में सबसे ज्यादा एफडीआई रिसीव हुआ है 44% 2021 के फाइनेंशियल ईयर में, जबकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सर्विसेज सेक्टर में 13% और 8% हुआ है। और यूएस एंड यूके ने 227% एंड 44% का ईयर ऑन इंक्रीज दिया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस, साल दर साल। तो यूएस और यूके की तरफ से ये फ्लो बना रहा है। सम सेक्टर्स जिसमें 100% से भी ज्यादा की मतलब इक्विटी इनफ्लो हुई है इस फाइनेंशियल ईयर में, वो है कंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रबर गुड्स, रिटेल, ट्रेडिंग, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, ठीक। तो ये सेक्टर्स थोड़े से आपको ध्यान रखना है, किसमें हाईएस्ट हुआ है किसमें लोवेस्ट हुआ है। अब मान लीजिए कि स्टेटमेंट दे दिया जाए कि इसमें मोर देन 100% हुआ है और मैं यहाँ पर जोड़ दूँ पेट्रोलियम, तो अब ऐसी बात है पेट्रोलियम इस लिस्ट में नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे आपको समझना है किस में ज़्यादा हुआ है किस में कम हुआ है, किस स्टेट्स में ज़्यादा गया है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा मतलब फ्लो कर रहा है। तो ये एग्जाम के हिसाब से ये मैंने आपको बता दिया
कि ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बिल्कुल ध्यान रखिए, पेपर में सवाल आता है, पिछले साल भी आया था, इस साल भी आएगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। हालांकि आपका प्रीलिम अक्टूबर में है, तो आई थिंक तब तक दूसरे नए डेटाज आ जाएंगे, तो उसको फिर आप दोबारा रिवाइज करके देख लीजिएगा। अभी हाल फिलहाल तो यही बने रहते हैं। ठीक, चलिए कुछ आर्टिकल्स आपके लिए। दोज हु हैव बीटन कोविड-19 मस्ट फोकस ऑन मेंटल हेल्थ, ईट वेल। तो जिनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है, हालांकि मेरी अपने एक दोस्त से बातचीत चल रही थी, उनकी सिस्टर थी, उनका कोविड रिपोर्ट नेगेटिव ही आया था, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, शी वॉज 41 ईयर्स ओल्ड। तो अब देखिए ये है कि अगर आपने फिर भी हरा दिया है, तो फिर भी आपको मतलब अपने आप को सही रखना है। और इसमें जो बात की गई है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन या सप्लीमेंट्स को प्रेफर मत कीजिए। तो ये बातें इसमें की गई हैं। दोज हु हैव बीटन, आराम से वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। ये लेटेस्ट अपडेट है, 3200 नए डेथ्स हुए हैं कल के दिन में, और कंट्री में 1,84,000 न्यू कोविड केसेस आए हैं। पॉजिटिविटी रेट अभी भी 12.7% पे बना हुआ है। इसके बाद रिकॉर्ड फूड ग्रेन एक्सपोर्ट्स अमिड हंगर, सेज ग्रुप। राइस और व्हीट का एक्सपोर्ट कितना बम्पर बढ़ा है सब जानते हैं, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। और ये आज का मतलब कार्टून था, मुझे थोड़ा सा सही लगा तो मैंने सोचा आपको दिखाई दें। ताउते और यास, अब उड़ीसा के तट पे यास भी आ चुका है। कल रात से बारिश, यानी कल दिन भर उड़ीसा की तरफ बारिश रहा, बारिश का मौसम परसों भी रहा था, तो उम्मीद थी कि ऐसा कोई साइक्लोन वहाँ पे आएगा। और कोरोना की वजह से लोग मेंटल ट्रॉमा तो सही रहें, तो हर तरीके से मार पड़ रही है लोगों को, इसलिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं, पॉजिटिव रहें। मतलब कोविड के रिस्पेक्ट में नहीं कह रहा मैं, लेकिन वैसे पॉजिटिव रहें, एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, टाइम है निकल जाएगा। इकोनॉमी क्रैकर का कॉम्बो कोर्स फिर से स्टार्ट होने जा रहा है जुलाई में, खुद को एनरोल कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। नया बैच बन रहा है, करके दिखाएंगे कि स्पिरिट रखिए। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है, खुद को एनरोल करते रहिए। करंट अफेयर्स के एनुअल कंपाइलेशन बुक स्टोर पे है, डाउनलोड कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।